क्लास 10th के प्रोज द गंगा चैप्टर का ये दूसरे पार्ट का वीडियो। पहले पार्ट में हमने यहाँ तक देखा कि कैसे नेहरू जी की इच्छा है कि मृत्यु के बाद उनकी देह का अंतिम संस्कार दाह संस्कार किया जाए, उनके मृतदेह को जलाया जाए और उनकी राख को प्रयाग भेजा जाए और एक मुट्ठी राख गंगा जी में डाली जाए। हम अब अगला पैराग्राफ देखते हैं, बाकी राख के बारे में वो क्या कहते हैं। और अभी गंगा के बारे में भी वो बता रहे हैं कि धार्मिक महत्व नहीं है कि उन्हें मोक्ष मिले या ऐसा कुछ, उन्हें लगाव है गंगा से क्योंकि बचपन वहाँ बीता है। गंगा को वो एक प्रतीक के रूप में देखते हैं, एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। अगला पैराग्राफ। Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing onto the great ocean of future. Smiling and dancing in the morning sunlight. गंगा जी को पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, देखा भी होगा तो इस तरह से नहीं देखा होगा जैसे एक लेखक, एक कवि, एक दार्शनिक देखता है। कभी देखना, मैंने देखा है। गंगा पर एक मैंने कविता लिखी, माँ गंगा पर, और वो कविता ऐसे ही स्वतः स्फूर्त निकली थी। बिल्कुल भोर का समय था और मैं प्रयाग से ट्रेन पकड़ के चला था और ट्रेन से चला था, उधर सूर्योदय हो रहा था और यही मानसून था, बरसात का मौसम था। गंगा पूरे उफान पर थी और वो किरणें पानी पर पड़ रही थी। पानी एकदम बड़ी तेज बह रहा था, जल का बहाव तीव्र था और उसी समय तुरंत भावना आई और ये कविता उसी समय तत्काल ट्रेन में मैंने लिखी थी। लंबी कविता, मैं यहाँ वो कविता नहीं सुनाने जा रहा हूँ। बताते हैं कि जब सुबह की सनलाइट पड़ती है ना तो स्माइलिंग एंड डांसिंग, ऐसा लगता है जैसे गंगा मुस्कुरा रही हैं, नाच रही हैं, उनके जल की रश्मियाँ नाचते हुए। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज फॉल, और शाम को जब धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगता है, शेडोज फॉल, तो डार्क एंड ग्लूमी, तो गंगा थोड़ी सी उदास सी हो जाती हैं, थोड़ी अंधेरी सी हो जाती हैं। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्यमयी सी लगने लगती है। शाम को भी गंगा को मैंने देखा है, रातों को भी देखा है। कई बार गंगा नदी के किनारे 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे रातों को बैठा भी है। बैठ के अनुभव करोगे तो वास्तव में लगेगा कि गंगा बड़ी उदास है और बड़े रहस्य से भरी है। कभी अनुभव करना, ये चीज़ें जीवन में करना चाहिए। स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और जब जाड़े का मौसम होता है तो एक बड़े ही ग्रेसफुली तरीके से, मतलब बहुत ही जैसे एक सभ्य नारी चलती है तो उस तरह बहुत धीमे धीमे, बहुत अच्छी तरह से चलती है। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, लेकिन मानसून यानी कि जब बरसात का मौसम होता है तो बहुत तेज गरजने वाली बड़ी विशालकाय होकर चलती हैं। ब्रॉड बॉजम्ड, ब्रॉड बॉजम्ड जिसका सीना बहुत चौड़ा हो, छाती बड़ी चौड़ी हो। ब्रॉड बॉजम्ड का मतलब समझ रहे हो? जब भाई बरसात का मौसम आता है तो गंगा नदी बिल्कुल फैल जाती है, ऐसा लगता है कि गंगा माँ का बिल्कुल आंचल बड़ी दूर तक फैल गया। ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र की तरह दिखती है यही गंगा नदी, जो जाड़े के मौसम में बहुत मंदर गति से चलने वाली गंगा नदी समुद्र की तरह। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और उस समय लगता है कि समुद्र की तरह ही इनमें शक्ति भी आ जाती है विनाश करने की, विनाशकारी शक्ति। बाढ़ आ जाती है, कहीं कहीं चीज़ों को बहा ले जाती है गंगा नदी। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, तो गंगा मेरे लिए भारत की प्राचीन काल की याद हैं। वो एक मेमोरी हैं, एक सिंबल हैं। प्राचीन जो यादें हैं भारत के इतिहास की, इतिहास की कोई सीमा नहीं भारत की, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है यहाँ।
तो वो मेरी यादें हैं, गंगा उसकी प्रतीक हैं, और ऐसा लगता है कि उस प्राचीन काल से युगों पहले से बहती हुई चली आ रही हैं वर्तमान में, रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। और ये वर्तमान और बहते हुए ऐसा लगता है, जब समुद्र में जा रही हैं तो ऐसा लगता है भविष्य की ओर भी जा रही हैं। यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों को जोड़ती हुई सी गंगा मुझे प्रतीत होती है। And though I have discarded much of past tradition and custom, and I am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and restrain her, यहाँ होगा, इसमें गलत छपा है, bind and restrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. And though I have discarded much of past tradition and custom, हालांकि मैंने छोड़ दी हैं जो प्राचीन परंपराएं हैं, उन परंपराओं को मैंने छोड़ दिया, नहीं मानता हूँ। नेहरू जी ऐसा कह रहे हैं कि वो जो धार्मिक परंपराएं थी मैं नहीं मानता। And I am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and restrain her, कि भारत के लोगों को मुक्त हो जाना चाहिए ऐसे तमाम बंधनों से जो उसे बांधते हैं और उसके लोगों को रोकते हैं। एंड डिवाइड हर पीपल, और लोगों को बांटते हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और बड़ी संख्या का जो को दबा के रखने वाली जो परंपराएं हैं, ऐसी परंपराएं जो भारत के लोगों को आपस में बांटती हैं, कुछ लोगों को दबाती हैं, कुचलती हैं, उनके विकास को अवरुद्ध करती हैं, ऐसी परंपराओं से हमें पीछा छुड़ा लेना चाहिए। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, जो परंपराएं मनुष्य के मस्तिष्क का, मन का, देह का विकास रोकने वाली हैं, उनसे छुट्टी पा लेनी चाहिए। Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely. हालांकि मैं ये चीज़ें चाहता हूँ कि उन परंपराओं से लोग पीछा छुड़ा लें, लेकिन मैं अपने आप को उस पास्ट से, उस भूतकाल से, उन परंपराओं से जो हमारा इतिहास है उससे पूरी तरह से अलग नहीं करना चाहता। I am proud of the great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. I am proud of that great inheritance that has been. ये विरासत जो हमारी सभ्यता संस्कृति की रही है प्राचीन काल से, मुझे उस पर गर्व है। और जैसे कि हम सभी हैं, वैसे मैं भी इस बात के लिए कॉन्शियस हूँ, बड़ा जागरूक हूँ, समझता हूँ इस चीज़ को कि हम लोग चेन हैं। चेन देखे हो, कड़ी, जो जंजीर देखे हो, तो उसमें छोटी छोटी कड़ियाँ होती हैं। जब कोई सभ्यता संस्कृति चली आती है तो वो कड़ी से कड़ी मिल के आती है, एक के बाद एक पीढ़ी, एक के बाद एक पीढ़ी उसे सहेजते हुए ले आती है। तो कहते हैं हम सभी उस चेन की कड़ियाँ हैं और मैं उस कड़ी को तोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो हिस्ट्री है हमारी इममेमोरियल पास्ट, वो प्राचीन काल जहाँ तक कि याद रखना भी संभव नहीं है, वहाँ तक हमारी डॉन जब भोर हुई, सभ्यता की जब भोर हुई, मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, तब से हमारा देश है, तब से हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारी सभ्यताएं रही। तो उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ और मुझे उस पर गर्व है। इसलिए मैं उन अच्छी बातों से नहीं काटना चाहता अपने आप को। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उस जंजीर को नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल संभाल के, खजाने की तरह संभाल के अपने हृदय में रखता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा लेता हूँ। देखो, जो भी लोग अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, उनके प्रेरणा का स्रोत कट जाता है। अभी तुम लोग काफ़ी छोटे बच्चे हो, जब साइकोलॉजी पढ़ोगे, मनोविज्ञान, तो ऐसे लोग जो जड़ों से कटे हैं, अपने पूर्वजों से कटे हैं और अपनी संस्कृति से कटे हैं, वो उनका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं होता, वो हमेशा विचित्र तरह की दशा होती है। ये थोड़ी सी बड़ी बात है और इस टॉपिक से हट जाएगी, और अभी तुम लोग इस बात को समझ भी नहीं पाओगे। तो जड़ों से कटा हुआ जैसे पौधा नहीं जीवित रह सकता ना, वैसे मनुष्य भी, उसका जीवन कुछ अजीब, क्योंकि कुछ ना कुछ उसे सहारा चाहिए ही चाहिए, तो गलत सहारे ढूंढता है, झूठे सहारे ढूंढने लगता है। बुरी बातों का समर्थन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उस पर गर्व होना चाहिए। अपने जड़ों से हमें जुड़े रहना चाहिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। And as witness of this desire of mine, and as my last homage to India's cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad,
टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेज इंडिया शोर्स। कह रहे हैं अब मेरी जो ये इच्छा है ये इसी बात की गवाही दे रही है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति से मुझे इतना प्रेम, इतना लगाव है, इसीलिए मैं ये इच्छा कर रहा हूँ कि लास्ट होमेज यानी अंतिम आहुति क्या है, अंतिम श्रद्धांजलि मैं क्या दे सकता हूँ इस देश की सभ्यता को, संस्कृति को। तो कहते हैं बस इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि इलाहाबाद में, प्रयाग में, संगम में ले जाकर गंगा में एक मुट्ठी राख डाल दी जाए, जिससे कि ये कैरी टू द ग्रेट ओशन, ये गंगा बहाते हुए लेके जाएंगी राख को, कहाँ? ग्रेट ओशन, उस महान सागर तक ले जाएंगी, दैट वॉशेज इंडिया शोर्स, वो सागर जो भारत के किनारों को धोता है, यानी वहां तक ये राख मेरे पहुंच जाए। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। अब जो राख का बड़ा हिस्सा बचेगा उसको अदरवाइज यानी दूसरे तरीके से डिस्पोज्ड ऑफ किया जाए, नष्ट किया जाए, समाप्त किया जाए। I want these ashes to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. कहते हैं जो बड़ा हिस्सा है दूसरे तरीके से खत्म किया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में रख के इसको बड़ी ऊंचाई पर ले जाया जाए, काफ़ी ऊंचाई पर, और वहाँ ले जाके क्या किया जाए? स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए इस राख को, कहाँ? इन ऑन टू द फील्ड्स, वो ओवर द फील्ड्स, खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के मजदूर, भारत के किसान पसीना बहाते हैं, परिश्रम करते हैं, उस भूमि पर, उस खेतों में बिखेर दिया जाए उस राख को उतनी ऊंचाई से, सो दैट दे मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, जिससे कि वो मिल जाएं और मिलकर एक हो जाएं भारत की धूल से, भारत की मिट्टी से मिलकर एक हो जाएं, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत की मिट्टी के अभिन्न अंग बन जाएं, यानी मेरी राख भारत की मिट्टी में मिल जाए और मैं इसमें हमेशा के लिए मिला रहूं। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954, जवाहरलाल नेहरू। अंतिम लाइन में ये लिखने की परंपरा है, विल जब आदमी लिखता है तो लिखता है इसको कि मैं आज अपना विल एंड टेस्टमेंट न्यू दिल्ली में बैठ के लिख रहा हूँ, 21 तारीख है जून की और साल 1954 का है। तो चैप्टर यहाँ तुम्हारा ख़त्म होता है। इसको देखोगे सेंटेंसेस लंबे हैं। नेहरू जी की ये विशेषता है कि उन्होंने लंबे सेंटेंसेस का यूज़ किया है। कुछ शब्द भी इसमें नए हैं, कठिन हैं, उन्हें भी याद करोगे एग्ज़ाम में। स्पेलिंग्स और वर्ड मीनिंग की मैचिंग आती है, इससे भी आती है, इस पार्ट से भी। तो नए शब्दों की लिस्ट बना लिया करो। किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो केवल उतना नहीं वर्ड जो बुक में दिया है हार्ड वर्ड, बुक में वही हार्ड वर्ड देता है जो राइटर समझता है कि तुम्हें कठिन है। हो सकता है तुम्हें कई कॉमन वर्ड्स की स्पेलिंग ना आती हो, वर्ड मीनिंग ना आती हो, तो उन्हें भी लिस्ट बना के लिखा करो। इससे तुम्हारा वर्ड स्टॉक धीरे धीरे वोकैबुलरी रिच हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मीनिंग जब भी लिखो इंग्लिश टू इंग्लिश लिखो, हिंदी में लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लिख लेते हो तो हिंदी में भी ठीक है, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश अवश्य लिखो, because in your examination you have to write your answers only in English. Even the spelling, the word meanings will come of 4 marks, 1 marks for each word meaning that you have to match words with their meaning will come only in English language. तो ये ध्यान रखो कि इंग्लिश टू इंग्लिश अवश्य लिखो। प्रोनाउंसिएशन की समस्या है यानी उच्चारण की, तो उसी के लिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैं भी चाहूँ तो फोटो भेज दूँ केवल किताब की खींच के, काम आसान हो जाए तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। तो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि तुम्हें सही से ज्ञान मिल सके। अगर व्हाट्सएप से कुछ बच्चे हट भी जाते हैं, उन्हें समस्या है, तो वो चैनल पे सब्सक्राइब किए रहें, उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियोस ज़रूरी नहीं कि रोज़ आएँ, अगर कभी कभार नहीं आता तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई क्लासेस हैं, वीडियोस बनने में टाइम लगता है, कभी परिस्थितियाँ रहती, कुछ और काम हो गया, मैं छुट्टी पे चला गया तो वीडियोस नहीं बन पाते। कभी कभार डेटा जो मोबाइल का है वो समाप्त हो जाता है 2-3 वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मेरे वीडियोस लंबे होते हैं।
20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक के वीडियोज़ होते हैं, 2 मिनट 3 मिनट के वीडियोज़ नहीं हैं, डेटा भी समाप्त हो जाता है, कई बार स्पीड नहीं मिलती, ये तमाम समस्याएं रहती हैं। लेकिन इसमें निश्चिंत रहो कि सिलेबस अधूरा रह जाएगा। ऐसा मेरा रिकॉर्ड है, आज तक हुआ नहीं, ना कभी होने दूंगा। जब आवश्यकता समझ में आ जाए कि नहीं हो पाएगा कॉलेज में वीडियो, घर बनाऊंगा, डेटा ख़त्म होगा तो एक्स्ट्रा पैक लेके करूंगा चाहे जैसे। तो बहुत परेशान नहीं होना है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा सिलेबस पूरा हो, और वो होगा। बस मन लगा के पढ़ते चलो, जितना पढ़ा रहा हूँ इसको लिखते भी चलो, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जिस तरह की चीज़ें आती हैं अनसॉल्व देख लो, पैटर्न देख लो, उससे करते चलो। ये चैप्टर ख़त्म हुआ, इसमें लंबे सेंटेंसेस हैं, इसको अच्छी तरह से 2-4 बार पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। प्रोज का एक चैप्टर और है इस साल, अब वो अगले वीडियो में शुरुआत होगी। धन्यवाद।